हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 2 है, यानी कि सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझना है। और चैप्टर की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखो। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम से पहले आपको बार बार चैप्टर देख के जाने हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया मुझे तो आता है। जितनी बार ज़्यादा देखोगे उतना ही आपको मतलब वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कई बार उसको देखें। और वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जल्दी से हम सारे नोट्स डलवाने हैं इसमें eklavyastudypoint.com। आपको गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद ऐसे वेबसाइट आएगी होम पेज, उसमें क्लास 12th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है, ऐसी टेबल आ जाएगी और यहाँ से आप नोट्स पढ़ सकते हो। MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स, जो भी पढ़ना चाहो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलाव पे आपको चर्चा करनी है। ठीक है, यानी कि जब 1989 के बाद के सालों में, वर्षों में क्या भारत की राजनीति में परिवर्तन आया है या क्या बदलाव आए हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में कितना बड़ा बहुमत प्राप्त किया था, कितनी ज़्यादा सीटें प्राप्त करी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ठीक 5 साल के बाद 1989 यानी 1989 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस मात्र 197 सीटों पे ही सिमट गई। ठीक है, हालांकि फिर भी ये लोकसभा में बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन विपक्ष में इसको बैठना पड़ा। ठीक है, तो केंद्र में यहाँ पे एक नया बदलाव ये आया कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई। कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या होता है, कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, आपको सभी चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा जीत दिखाई देती है कि कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती थी। ठीक है, हमने ये देखा था। लेकिन यहाँ पे आके कांग्रेस की जो हालत हुई है ना, इससे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि भाई आपातकाल के बाद भी ऐसा हुआ था, आपातकाल में भी इनकी सीटें गिर गई थी, सरकार चली गई थी, लेकिन वो वक्त अलग था क्योंकि 2 साल बाद फिर सिस्टम अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है ना, इसके बाद दोबारा कांग्रेस उभर ही नहीं पाई कभी। आप ये मान लो, इसके बाद कभी भी कांग्रेस ने अपने दम पे सरकार नहीं बनाई। जितनी बार भी सरकारें जो बनी है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सबकी गठबंधन की सरकार बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो जाती है और केंद्र में गठबंधन सरकार का युग शुरू हो जाता है। यानी 1989 के बाद से जो भी सरकारें आपको दिखी है 2014 तक, यानी हालांकि 2014 में भी जो सरकार आई वो अपने मतलब इतनी बीजेपी को सीट मिल गई थी कि वो अपने दम पे सरकार बना ले, लेकिन फिर भी उसने गठबंधन की ही सरकार बनाई है, एनडीए गठबंधन। तो आप ये कह सकते हो कि 1989 से लेकर 2014 के बीच में जितनी भी सरकार बनी वो सारी गठबंधन की सरकार थी। बाद में 2014 में बहुमत मिला, 2019 में बहुमत मिला। ठीक है, हालांकि फिर भी इन्होंने भी गठबंधन की ही सरकार बनाई, ये बता सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उदय। अब देखो, ना कांग्रेस ना बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही है। किसके दम पे बना रही है भाई? अलग अलग पार्टियों को अपने साथ लेकर। यानी यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। ठीक है, लोकल जो पार्टियां थी उनका उदय देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन बदलाव थे जो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार जो होती है उसके क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी उसके गुण बताने हैं और उसके दोष बताने हैं। ठीक है, गुण का मतलब क्या फायदे हो सकते हैं और दोष का मतलब क्या कमियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुण देख लेते हैं। देखो, गठबंधन की सरकार जो होती है ना, इसमें क्या होता है, स्थानीय और क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। क्योंकि जो भी गठबंधन होता हो, जैसे कि मान लो कांग्रेस का गठबंधन जो है जिसे यूपीए कहते हैं, और बीजेपी का गठबंधन जो है उसे एनडीए कहते हैं। तो यूपीए में बहुत सारी छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, ऐसे ही एनडीए में भी बहुत सारी छोटी छोटी कई सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल कह लो या प्रांतीय दल कह लो, स्थानीय दल कह लो, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। ये छोटी छोटी पार्टियों को मिला के बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि गठबंधन की सरकार में जो लोकल पार्टियां होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो, सरकारी नीतियों का अधिक लचीला होना। अब सरकारी नीति जो होंगी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा लचीली होंगी, क्योंकि उसमें सभी पार्टियों का ध्यान रखकर ही सभी पार्टियों की सहमति से ही कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनमत की बेहतर अभिव्यक्ति हो पाती है, क्योंकि हर तरह के दल जो हैं लोकसभा में हैं।
और आम सहमति के आधार की जो राजनीति है वो बहुमत दल के शासन की संभावना को नकारती है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है भाई, आप देखोगे अगर बहुमत है तो जैसा सरकार चाहेगी वैसा कर सकती है, लेकिन बहुमत नहीं है तो फिर सबकी सहमति लेकर ही काम हो पाएगा। ठीक है, सरकार अपने दम पे तगड़े वाले फैसले जो है वो गठबंधन की सरकार में नहीं ले पाती है, क्योंकि घटक दलों के कहीं ना कहीं दबाव में उसे रहना पड़ता है। तो ये तो इसके कुछ आप इसके बेनिफिट बता सकते हो, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कमियां क्या है भाई, अस्थिर सरकारें, यानी कि सरकार का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन क्या सारी सरकारें गठबंधन की 5 साल तक चल पाई है? अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल से ही कोई सरकार 5 साल तक चल पाई हो। ज़्यादातर सरकार 1 साल, 2 साल, 18 महीने, 3 साल, 4 महीने, ठीक है, 4 4 महीने में सरकारें गिरी हुई है। तो गठबंधन की सरकार ना अपना कार्यकाल, अपना टर्म जो है वो पूरा नहीं कर पाती, ज़्यादातर बहुत मुश्किल से अपना टर्म पूरा कर पाती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सरकारें अस्थिर होती है, कब गिर जाए कुछ नहीं पता होता। फिर क्या है कि दल बदल की राजनीति का उदय भी यहीं से होता है। दल बदल की राजनीति का कारण भी यही था। ठीक है, कि जहां पे उनको फायदा लगता है नेताओं को, वो अपना दल बदल के दूसरी दल में चले जाते हैं। फिर क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य में संघर्ष भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताना है। फिर सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी पार्टी जो होती है उसकी एक विचारधारा होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस जो है उसकी एक विचारधारा है, बीजेपी जो है उसकी एक विचारधारा है, दोनों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। ऐसे ही सभी पार्टियों की अपनी एक विचारधारा होती है। लेकिन क्या होता है कि गठबंधन की सरकार में ना कई बार अपनी विचारधाराओं से समझौता करना पड़ता है। कई बार सरकार चलाने के लिए ऐसे दल से भी उनको हाथ मिलाना पड़ जाता है, समझौता करना पड़ जाता है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा 1989 में दो विरोधी दल, एक तरफ था जनता दल, ठीक है, जो बीजेपी वाला गुट मान लीजिए, ठीक है, जो राइट विंग मान लीजिए, राइट विंग था। दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट थे, जो वाम मोर्चा होता है, लेफ्टिस्ट होते हैं, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में एक जगह पे वो साथ दिखे थे। क्यों? क्योंकि हाथ मिलाना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। अगर सत्ता में रहना है तो विरोधी को भी साथ में ले लेना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, समझौता करना पड़ता है, अपनी विचारधाराओं से ही समझौता करना पड़ जाता है। फिर बहुमत के अभाव के कारण सरकार जो होती है वो साहसिक निर्णय नहीं ले पाती, यानी कि सरकार दमदार फैसला नहीं ले पाती है। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि भाई सभी पार्टियों का समर्थन चाहिए। अब मान लो सरकार को कोई ऐसा फैसला ले लिया जिसमें ज्यादातर पार्टियां उसमें समर्थन नहीं कर रही, तो अपना समर्थन खींच लेगी और सरकार गिर जाएगी। तो ये कुछ समस्याएं आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐसे मुद्दे बताइए जिनमें अधिकांशतः राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति थी। ठीक है, वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है राजनीति में कि सारी पार्टियां किसी मुद्दे पे सहमत हो, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय राजनीति में कुछ मुद्दे या कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें लगभग लगभग सारी पार्टियां जो थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, सहमत थी, यानी कि सभी ज्यादातर पार्टियों की आम सहमति थी। तो वो मुद्दे कौन कौन से थे? सबसे पहले नंबर पे मुद्दा है नई आर्थिक नीति। आपको पता है हमने संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी कि हम क्या करेंगे, बाहर के देशों से जो चीज़ें खरीदते हैं, जो हम वहाँ से आयात करते हैं, उस पे सरकार प्रतिबंध लगाती थी और लाइसेंस प्रणाली थी। बाहर के जो कंपनियां थी वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगी आसानी से भारत में। तो हम इस नीति पे चलते थे जिससे हमारे देसी उद्योग जो हैं वो बेहतर हो सकें। जब हमें बाद में लगा यार कि हम तो पिछड़ गए हैं, चाइना जैसे देश दुनिया भर से व्यापार करके बहुत डेवलप हो गए, बहुत सारे देश हैं वैश्वीकरण के दौर में व्यापार फ्री ट्रेड कर करके इतने अमीर हो गए हैं और हम तो रह गए पिछड़े हुए। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम नई आर्थिक नीति अपनाते हैं और एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं, हमने इस नीति को अपनाया, नई आर्थिक नीति कहते हैं। एलपीजी पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप उसकी वीडियो को सर्च कर सकते हैं, मैंने बना रखी है, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति पे सभी दल सहमत हो गए, क्योंकि ज्यादातर जो दल थे, राजनीतिक पार्टी थी, वो नई आर्थिक नीति का समर्थन कर रही थी। उनका मानना था कि अगर ये नीतियां देश में आएंगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति होगी। ठीक है, हमारा देश का जो है विकास होएगा और देश पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर उभरेगा। तो इस पे सभी सहमत थे। और ऐसा कौन सा मुद्दा था भाई जिस पे सब सहमत थे? तो दूसरा मुद्दा, सेकंड नंबर का जो मुद्दा है वो है पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक दावों की स्वीकृति। यानी जो पिछड़े वर्ग है, खासकर देखो SC ST को तो आरक्षण था ही, OBC वाली बात करें तो OBC को, ठीक है, SC को, ST को,
इन सबको क्या करा, इन सबको साथ लेकर चलें, ठीक है, यानी खासकर इनका फोकस ओबीसी पे था, ठीक है, ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण वगैरह दिया जाए, ठीक है। सभी पार्टियां चाहती थी कि इन जो ये पिछड़े वर्ग हैं इनको कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक दावे की स्वीकृति की जाए, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं बेहतर बेनिफिट मिल सके, आरक्षण मिल सके, तो इस पे सभी पार्टियां तैयार थी। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था भाई, किन बातों पे सहमत थी, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय दलों की सरकारों में भागीदारी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि जो छोटी पार्टियां होती है, जो लोकल पार्टियां होती हैं, उनको भी शामिल करना। तो राज्य और राज्य के लेवल की या जो राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं इनके बीच में अंतर कम होता जा रहा था। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो थी वो केंद्र सरकार में भागीदार थी, क्योंकि भाई गठबंधन की सरकार होती थी, ठीक है, और राष्ट्रीय जो नीति बनती थी, जो नेशनल पॉलिसी बनती थी पूरे देश के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी पार्टियां जो थी वो उसमें शामिल हो रही थी। तो ये भी कुछ मुद्दा था कि इनको भी साथ लेकर चलो। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसपे लगभग लगभग सारी पार्टियां सहमत थी, ठीक है। अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अब खूब सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, अपने अपने पूरा जोर लगा के चुनाव लड़ा, लेकिन जीतती तो कोई एक ही पार्टी है ना, या फिर बहुत सारी पार्टियां, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं लेकिन बहुमत नहीं मिल पाता, किसी को भी नहीं मिल पाता। अब बहुमत नहीं मिला, सरकार कैसे बनाए, तो ऐसे में इनके पास एक ऑप्शन होता है गठबंधन करने का, यानी कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, तो वो अन्य दो तीन पार्टियों के साथ, दो या तीन या चार जितनी भी पार्टियां होती है वो आपस में मिलकर क्या करती है, गठबंधन बनाती हैं और फिर सरकार बनाती है। तो इसी को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है, जो अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार का युग जो है वो किस कारण आरंभ हुआ। 1989 के बाद आप देखोगे भारत में जितनी भी सरकारें आती हैं ज़्यादातर सारी की सारी गठबंधन की सरकार थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे, तो इसके पीछे कारण क्या था, क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा था, यानी कि नई नई लोकल पार्टियां आ रही थी, क्षेत्रीय पार्टियां आ रही थी और लोग उन पार्टियों को वोट देते थे। पहले लोग किसको वोट देते थे, कांग्रेस, बड़ी पार्टी होती थी सब कांग्रेस को ही वोट देते थे। बाद में छोटी छोटी पार्टियां आने लगी तो लोगों का वोट कांग्रेस से हटकर अपनी अपनी जो लोकल पार्टियां थी उनको जाने लगा। तो क्षेत्रीय दल जो था उसका उभार हो रहा था, पहला पॉइंट। फिर राष्ट्रीय पार्टी जो थी वो कमजोर हो रही थी। राष्ट्रीय पार्टी में देखें तो जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी ये धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। तो ये इसके दो कारण थे, इंपॉर्टेंट है, दोनों कारण आपको पेपर में लिखना है और आएगा अगर ये क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मोर्चा के मुख्य घटक दल कौन से थे और इसका मुख्य मुद्दा क्या था, ठीक है। तो देखिए मुख्य घटक दल का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय मोर्चा तो हो गई मेन, इनकी इनका गठबंधन का नाम है राष्ट्रीय मोर्चा। इसमें एक पार्टी होगी जो इसकी मुख्य पार्टी होगी और मुख्य पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी होंगी वो सारी घटक दल कहलाएंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए एक और समझा देता हूँ, जैसे एनडीए है, एनडीए गठबंधन है, इसकी जो मुख्य पार्टी है वो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी। इसके अलावा जितनी भी पार्टी इसमें शामिल होंगी वो सब इसके घटक दल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे यूपीए है, यूपीए की मेन पार्टी जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल होंगी वो सब घटक दल कहलाएंगी, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय मोर्चा था इसका मुख्य घटक दल जो था वो जनता दल था, यानी जनता पार्टी थी। इसको सपोर्ट सीपीआई भी कर रही थी और अन्य पार्टियां भी बहुत सारी थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो मुख्य पार्टी थी वो जनता दल हो जाएंगी, ठीक है। मुख्य घटक दल में जनता दल आपको लिखना है, और पूछे तो आपको सीपीआई वगैरह भी लिख सकते हो। और मेन अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मुख्य मुद्दा क्या था, वो था बोफोर्स मुद्दा। इन्होंने बोफोर्स का जो घोटाला हुआ था, क्या था, स्वीडन की एक कंपनी थी जिससे कुछ तोप वगैरह कुछ हथियार खरीदने थे, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जो हमारी राजनीति में बहुत बड़ा घोटाला माना जाता है, ठीक है। आप कभी भी गूगल सर्च करोगे आपको बोफोर्स मुद्दा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तो इस मुद्दे को इसने खूब उठाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के उदय के बारे में चर्चा कीजिए। जो बीजेपी है इसका उदय किस प्रकार से होता है, तो देखिए 1980 में गठन होता है, 1980 से 84 के चुनाव में इसको कोई खास फायदा नहीं होता, सफलता नहीं मिल पाती है। 1986 में इसने क्या करा, हिंदू राष्ट्रवाद पे आधारित राजनीति शुरू कर दी और राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था इस पे इन्होंने मुखर कर बोला, यानी सपोर्ट में आ गया ये राम जन्मभूमि के मुद्दे पे। फिर 1996 में चुनाव होता है लोकसभा में और ये सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 1998 से 2004 तक तो इन्होंने गठबंधन की सरकार भी चला ली, ठीक है। फिर 2014 के बाद देखें, 2014, 2019 और अभी जो लोकसभा चुनाव है 2024, इन तीनों चुनावों में क्या है, इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो एक मुख्य पार्टी बन के उभरी है। और इसकी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी सरकार देखने को मिलती है, वहां पे भी इन्होंने सरकार बना ली है। और जनसंघ में इसकी जड़ें मिलती है, जनसंघ की जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं उससे ये पार्टी उभरी है।
अगला क्वेश्चन है कि बाम सेफ के बारे में बताना है। तो बाम सेफ का पूरा नाम आ सकता है, तो इसको कहा जाता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये क्या है, दलितों के संघर्ष को लेकर इसमें बातें की गई हैं, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, यानी इसकी गठन 1978 में हुई थी। इसमें एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी जो पिछड़े वर्ग हैं, इन सब की तरफदारी की गई है, ठीक है। उनके अधिकारों के लिए ये संगठन जो है मुखर होकर बोलता है। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग के बारे में। तो मंडल आयोग या मंडल कमीशन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, 1978 में बना था। बीपी मंडल जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। बीपी मंडल के नाम पे ही इसको हम मंडल आयोग कहते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनका नाम था, और भारत में इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, ओबीसी जो है, उसको सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसका गठन किया गया था। इसने अपनी सिफारिश में कहा था कि हमारे यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है उसमें 27% का जो आरक्षण होता है, जो रिजर्वेशन होता है, वो ओबीसी को दे देना चाहिए, ऐसा इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, सिफारिश दी थी। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। लिमिटेड ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आप चैप्टर की वीडियो देखो, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ही मेरा यूजर नेम है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे।